हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स। तो यहाँ पे लेट लेट टू वेक्टर्स टू वेक्टर्स वेक्टर्स आर A and B having magnitude A and B. ठीक है, then the resultant R vectors magnitude R is given by R square is equal to A square plus B square plus 2AB cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड को मैंने A लिया है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ B को मैंने B लिया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ R को मैंने R लिया है। ठीक है, और थीटा जो है ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, तो आओ देखते हैं, अब इसका प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ कैसे करेंगे इसको ज़रा देखो। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ, तो इसको प्रूफ देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको जो है एक वेक्टर बनाना है। ठीक है, ये मैंने एक वेक्टर खींच लिया और एक वेक्टर ये मैंने खींच लिया। ठीक है, और ये मैंने पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, और ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, और ये जो है वेक्टर R है। ठीक है, ये वेक्टर क्या है? R है, और R की वैल्यू किसकी बराबर होगी? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है, और दोनों के वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। कितना है? थीटा है। तो अगर मैं इसका मॉडुलस ले लूँ, अभी तो सारा फिगर जो है वो वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम फिगर इन वेक्टर फॉर्म, ये किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में बनाऊं फिगर को, किस फॉर्म में? मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो ये कैसे बनेगा ज़रा ध्यान से समझना। मैग्नीट्यूड फॉर्म में जो है कुछ ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये A का मैग्नीट्यूड, ये B का मैग्नीट्यूड, और ये भी B होगा, चूँकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी इक्वल है, तो खैर मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा ही होगा। यहाँ पे आपको बता दें, वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, तो B को जो है अगर आप पैरेलली इधर शिफ्ट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये B हो जाएगा, और A को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा? वेक्टर A हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है, और ये जो है मैग्नीट्यूड वाला फिगर बन गया। ये R है और ये क्या है? थीटा है। ठीक है, अब थोड़ा सा A वेक्टर को एक्सटेंड कर लेते हैं और इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल पे जो एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अगर ये थीटा है और ये B है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दूं, मान लो इस ट्रायंगल का नाम है X और Y और Z। ठीक है, और ये है
ये है W, ठीक है, ये पॉइंट W, और ये है S पॉइंट, ठीक है, तो ये S पॉइंट है। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म बन गया। तो ये बताओ, अगर मैं YZW को एक्सपैंड करूं, ठीक है, YZW को अगर मैं एक्सपैंड करता हूं, ठीक है, तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। और YW कितना है, इसकी लेंथ B के बराबर है। YW की लेंथ कितनी है, B के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये एंगल YZ, WYZ कितना है, तो WYZ जो है, WYZ ये एंगल थीटा है। तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये तो हो जाएगा भाई थीटा के तरफ जो है कितना होगा, B साइन थीटा। अगर हाइपोटेन्यूस पता है तो परपेंडिकुलर कैसे कितना होता है, B साइन थीटा। और अगर हाइपोटेन्यूस पता है तो बेस कितना होता है, B कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर दिया है, और पीछे मैं इसको x तक ले गया हूँ ना, YZ के बाद x है, ठीक है, YZ के बाद कितना है, x है। तो इसको भी मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा x पॉइंट है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, x पॉइंट है। और S भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया कौन सा, S। ये मेरा कौन हो गया, S हो गया, ठीक है। और इसको मैं W से मिला दिया। ऑलराइट, ये मेरा थीटा एंगल था। अच्छा ये बताओ, ये XY कितना है, तो ये A के बराबर है, ठीक है, XY कितना है, A के बराबर है। और XS कितना है, तो ये इसका लेंथ B के बराबर है, ठीक है। बाकी SW की ज़रूरत नहीं है हमको अभी, लेकिन अगर SW की लेंथ की बात करें तो ये A के बराबर है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो कि अगर मैं ट्रायंगल का चुनाव करता हूँ, ट्रायंगल, ये मैग्नीट्यूड वाला फिगर है, ध्यान देना। अच्छा रिजल्टेंट कितना है, तो रिजल्टेंट हमारा, रिजल्टेंट ये वाला है ना, इसको अलग फिगर से ड्रॉ करते हैं। रिजल्टेंट हमारा ये है, ठीक है, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट है R। और R बराबर कितना होगा, मॉड A प्लस B, ठीक है। तो ये इसके बराबर है। अब जरा ट्रायंगल X, ठीक है, इस एंगल को मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ, रिजल्टेंट और वेक्टर A के बीच का एंगल अल्फ़ा है। तो मैं ट्रायंगल XWZ की बात कर लेता हूँ, XW और Z की बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं XWZ की बात करता हूँ तो यहाँ से देखो, ये वाला एंगल हमारा कितना है, ये हो गया X, ये हो गया W और ये हो गया Z। और ये एंगल है अल्फ़ा। और यहाँ से यहाँ तक XZ की लेंथ कितना है, A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है। और ये है हमारे पास B साइन थीटा, और ये है A प्लस B कॉस थीटा, और ये रिजल्टेंट है, और ये 90 डिग्री है। तो XYZ में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो R स्क्वायर की वैल्यू होगी A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो R स्क्वायर कितना आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2AB कॉस थीटा और प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, A स्क्वायर और B स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो
आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई 1 का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करोगे, 1 इंटू बी स्क्वायर कितना होगा, ये तो 1 ही बी स्क्वायर के बराबर ही आएगा ना। जैसे 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है, तो बी स्क्वायर इंटू 1, जैसे बी इंटू 1 कितना होगा बी, और बी स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। मतलब जिस नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट में वो नंबर ही आता है। ठीक है, तो ये समझ गए होगे। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, डायरेक्शन की। ठीक है, तो डायरेक्शन कौन सा होगा, डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, फिर से सेम ट्राइंगल लो, ट्राइंगल एक्स डब्ल्यू जेड। तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू कितना, tan अल्फ़ा हो जाएगा b साइन थीटा अपान कितना आ जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, बेस होता है tan अल्फ़ा की वैल्यू। तो ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा फॉर्मूला डेवलप होके आया उसमें रिजल्टेंट तो ये है। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा वेक्टर ए से कितने एंगल पर रिजल्टेंट है, वो है बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्लियर, तो ये हमारे पास डेवलप हो गया बढ़िया सा फॉर्मूला, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास बढ़िया फॉर्मूला डेवलप होके आ गया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये हमारे पास बढ़िया सा फॉर्मूला डेवलप होके आ गया है। ये इसका प्रूफ भी हो गया। ठीक है, प्रूफ भी हो गया कि हमने कैसे प्रूफ किया। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ डिफरेंट कंडीशन में रिजल्टेंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं। तो केस, ठीक है, केस फर्स्ट क्या है, ज़रा ध्यान से समझना कि अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं, इफ़ ए इक्वल टू बी, मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू, मैं इसको कुछ कह देता हूँ, ए कह देता हूँ। ठीक है, तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है बेसिकली वो कितनी आती है, रिजल्टेंट की वैल्यू। ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू आती है आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2, ये आता है रिजल्टेंट का वैल्यू। और थीटा अल्फ़ा बराबर कितना आ जाता है, तो अल्फ़ा जो है वो थीटा बाई 2 के बराबर होता है। अल्फ़ा कितना होता है, थीटा बाई 2 के बराबर होता है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे करना है। हमारे पास आर स्क्वायर बराबर कितना होता है, आर स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से ए बराबर बी बराबर ए रख दो, इस वैल्यू को रखो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आर स्क्वायर, आर बराबर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पावर सेम है तो बेस भी बराबर होने चाहिए, तो आर बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 2a कॉस थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो मैंने रिजल्टेंट की बात की। ठीक है,
रिजल्टेंट। और अब मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्शन की। ये क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या है? डायरेक्शन है। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं अब डायरेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि tan अल्फ़ा बराबर कितना होता है। इस ट्रायंगल को याद रखना हमेशा, ठीक है। ये आपके जुबां पे होना चाहिए कि ये r होता है, ये अल्फ़ा होता है, ये a प्लस बी कॉस थीटा होता है और ये b साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल याद रहेगा तो tan अल्फ़ा आप डायरेक्टली लिख पाओगे। परपेंडिकुलर अपान क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि कॉस थीटा मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब आपको जो है a और बराबर b, जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, उसको a के बराबर रख दो। तो tan अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा a साइन थीटा अपान a प्लस a कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? a साइन थीटा अपान a कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसको और सॉल्व करो तो r बराबर, यहाँ से देखो a से a कैंसिल हो जाएगा ना, a से a कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा की जगह लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अपान कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो r बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो कैंसिल होके कितना आ जाएगा? एक मिनट, ये r मैंने क्यों लिख दिया? ये tan अल्फ़ा है ना, ये कितना है? tan अल्फ़ा, ठीक है। तो tan अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ से देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल और कॉस थीटा बाई से एक कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल होगा तो कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। तो tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा? tan अल्फ़ा जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? तो tan अल्फ़ा बराबर आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो tan अल्फ़ा कितना आ गया? ये आ जाएगा tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा? थीटा बाई 2। ये हमारा डायरेक्शन होता है। तो यहाँ देखो अल्फ़ा बराबर कितना है? थीटा बाई 2, रिजल्टेंट कितना है? 2a कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब जो है हम लोग कुछ केसेस और ले लेते हैं। जैसे केस सेकंड में क्या क्या रहेगा सिचुएशन, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने लिखा रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का मतलब है r और डायरेक्शन का मतलब है अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे केस सेकंड में क्या है कि हम जो दोनों वेक्टर्स को ले रहे हैं बेसिकली वो a बराबर b, ये तो ठीक है a बराबर b है और ये a के बराबर है, लेकिन हम लोग जो है दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो वेरिएट कराएंगे, ठीक है। एंगल को क्या कराएंगे? वेरिएट कराएंगे। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है, यानी कि हम थीटा की बात करेंगे और फिर डायरेक्शन की भी बात कर लेंगे, यानी कि अल्फ़ा की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अब पहले केस में देखो, इसमें जो पहला केस आएगा उसको हम लोग ले रहे हैं, मान लो कि थीटा एंगल को हम जो है 120 से स्टार्ट करते हैं, 120 डिग्री ले लेते हैं। 120 डिग्री का मतलब क्या होता है? 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो मैंने 2 पाई बाई 3 ले लिया, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? तो रिजल्टेंट आ जाएगा कितना? कैलकुलेट कर लो, 2a कॉस, यहाँ से 60 डिग्री आ जाएगा ना, थीटा बाई 2, क्योंकि रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है ना, r बराबर कितना है? r बराबर है 2a कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस 60 हो जाएगा। तो कॉस 60 कितना होता है?
तो cos 60 जो है ये होता है r इक्वल टू 2a इंटू कॉस 60 1/2 के बराबर हो जाता है। तो r कितना आ जाता है, a के बराबर आ जाता है। ठीक है, एक तो ये बड़ा प्यारा सा केस है। ठीक है, नाउ अगर मैं थीटा को 90 ले लेता हूँ, यहाँ पे थीटा कितना लिया है 120 डिग्री, यहाँ पे थीटा मैं 90 ले लेता हूँ। ठीक, अगर मैं थीटा को 90 ले लिया तो ये बेसिकली π/2 मैंने ले लिया। तो r कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, और θ/2 का मतलब थीटा यहाँ पे 120 है, तो θ/2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री या फिर π/3। ऐसे ही यहाँ पे θ/2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री या फिर π/4 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो cos π/4 या 45, तो ये हो जाएगा 2a cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो r बराबर कितना आ जाएगा √2a के बराबर आ जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, एंड डायरेक्शन की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो अल्फ़ा बराबर यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे अल्फ़ा जो आएगा वो बेसिकली θ/2 के बराबर आएगा, मतलब 45 डिग्री। मतलब ये वेक्टर a है और ये रिजल्टेंट है, दोनों के बीच में जो एंगल होगा इस टाइम पे वो कितना होगा 45 डिग्री होगा, और सॉरी 60 डिग्री होगा ना, θ/2 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा ना पहले केस में। तो ये 60 डिग्री है, यानी कि ये वाला कितना है, ये वाला 60 डिग्री है। ठीक है, ये कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ये सिचुएशन है। और इस वाले में डायरेक्शन कितना होगा θ/2, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये वेक्टर a है और रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के बीच जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस ले लेते हैं। थीटा इक्वल टू कितना, थीटा इक्वल टू ले लेते हैं 60 डिग्री। तो r कितना आ जाएगा रिजल्टेंट 2a cos 30 आ जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा कितना 2a cos 30 कितना होता है √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r कितना आ जाएगा √3a आ जाएगा। कितना आ जाएगा √3a, और थीटा बराबर कितना है π/3, तो यहाँ से θ/2 कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, या π/6 आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन अल्फ़ा बराबर कितना होगा, तो ये θ/2 होगा, और θ/2 तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर a से रिजल्टेंट का जो एंगल है बेसिकली वो इस टाइम पे कितना होगा, वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास केस 2 था। तो आई थिंक केस 2 आपको समझ में आया होगा, बहुत प्यारा केस है, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास दो केसेस हो गए ना, केस सेकेंड। केस थर्ड जो इसमें है वो क्या है ज़रा समझते हैं। ठीक है, केस थर्ड ये है। ठीक है, केस तीसरा, ये केस क्या है, ये केस क्या है कि रिजल्टेंट जो है किसी एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, मतलब रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर। ठीक है, अगर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट तो क्या सिचुएशन जनरेट होगी। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये वेक्टर a है। ठीक है, और ये रिजल्टेंट है, ये क्या है रिजल्टेंट है, और जो कि 90 डिग्री पे है वेक्टर a से। ठीक है, अगर रिजल्टेंट इधर है तो श्योर सी बात है कि वेक्टर b किधर होगा। तो अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है तो टेल मी वेक्टर v कैसा होगा। तो इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं और फिर वेक्टर को देख लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम बना लेते हैं प्यारा सा। ठीक है, कुछ ये सिचुएशन आएगी। ठीक है, अब मान लो ये अल्फ़ा होता है ना, ये रिजल्टेंट है और ये वेक्टर v है। तो ये बताओ ये रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, तो ये अल्फ़ा का काम करेगा। तो tan अल्फ़ा कितना होता है, तो tan अल्फ़ा होता है कितना, ये होता है b sin थीटा अपान a प्लस b cos थीटा। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू
कितना रख दूँ, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रखने का मतलब होता है कि tan 90 कितना होता है, ये इन्फिनाइट होता है, और मतलब 1/0। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1/0 लिख देता हूँ, यहाँ पे b sin थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो है a प्लस बी कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा माइनस a अपान बी के बराबर होगा। मतलब माइनस ऑफ जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, और नीचे जो है जिस पर परपेंडिकुलर नहीं है उस पर आएगा। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, कि ट्रिक आपको ऐसे याद रखना है कि cos थीटा इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ऑफ विच रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो रिजल्टेंट जिस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक, अपान अनदर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अनदर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट कितना आएगा, मान लो थीटा तो इतना आ गया मेरे पास। ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूं तो एक तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से लगा सकते हैं, दूसरा जो है आप इस फिगर से देखो, अगर ये वाला, ये जो पूरा लेंथ है ये b के बराबर है, तो ये भी तो b होगा, ये b के बराबर हो जाएगा भाई, b वेक्टर ही तो होगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये जो मैंने रेड कलर में शेड किया है ये ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इस ट्रायंगल की अगर बात करूं तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को अलग से मैं बनाता हूं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। तो ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, देखो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, B हो गया, और ये A हो गया, और ये R हो गया, ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर b को ग्रेटर देन a होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि जो r है वो किसके बराबर हो जाएगा, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर, और इसको हम लोग फार्मूले से भी देख सकते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू रख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस ए बाई बी है ना, तो माइनस ए बाई बी डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस ए बाई बी डालोगे तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हाँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैसे आया, थोड़ा सा एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, ठीक है, जिससे एकदम क्लियर हो जाए। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, तो आर बराबर कितना हो गया, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैंने इसको प्रूफ करके दिखा दिया आपको। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है उसको ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, यही तो होता है। और हमें पता है कि कॉस थीटा जो है -1 से 1 के बीच में होता है। तो एक बार जो है हम लोगों को कॉस थीटा को -1 रखना पड़ेगा। तो जब -1 रखोगे तो और स्क्वायर कितना आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। कॉस थीटा जब व्हेन कॉस थीटा बराबर -1 है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और यहाँ पे -1। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पावर अगर तुम हटाते हो दोनों तरफ तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस का मतलब चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो अगर a ग्रेटर दैन b है तब भी पॉजिटिव आएगा और b माइनस a है तब भी पॉजिटिव आएगा। तो मतलब r की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, a डिफरेंस b, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग ले लेते हैं मॉड a माइनस बी, ठीक है। तो मॉड अपने आप एडजस्ट कर लेगा। वैसे भी ये मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो मॉड लेना पड़ेगा। तो चाहे डिफरेंस ले लो और चाहे मॉड ले लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और जब जो है व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ले लो तो इस केस में आर स्क्वायर कितना आएगा, तो आर स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ब्रैकेट में 1। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो कोई चिंता नहीं है, पावर सेम है तो बेस भी सेम होंगे। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू आई है ये आर की मिनिमम वैल्यू है। आर मिनिमम जो आएगा वो आएगा ए डिफरेंस बी, ठीक है, या मॉड ए माइनस बी। और आर मैक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी ए प्लस बी की बराबर। यानी कि आर हमेशा बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो ए डिफरेंस बी से लेकर के और ए प्लस बी तक बिलोंग करेगा, ठीक है। आर की ये रेंज है, ये क्या है, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, रेंज ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास रेंज आ गया। क्लियर हुआ, इतनी बात समझ में आई, ओके। नाउ लुक द क्वेश्चन इज फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट एंड एंगल बिटवीन देम इज 2π/3। तो इसका सलूशन कैसे होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी दोनों बराबर है, मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, या ऐसे कर सकते हो कि ए बराबर बी बराबर कितना गिवन है, ए बराबर बी बराबर हमने माना था ए और ये यहाँ पे दिया है 20, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितना है, तो थीटा की वैल्यू 2π/3 है या फिर 120 डिग्री है, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2a cos θ/2। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 × 20 × cos θ/2 कितना आएगा cos 60 और cos 60 1/2 होता है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 2 × 20 × 1/2। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 20 यूनिट। क्लियर हुआ। तो मतलब ये हुआ कि अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं और एंगल उनके बीच 120 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट होता है वो एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है, ठीक है। बस लुक द क्वेश्चन इज फाइंड रिजल्टेंट ऑफ, यहाँ पे ऑफ 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ऑफ
टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट, सभी का मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट है, एंड एंगल बिटवीन देम 120 डिग्री 90 डिग्री और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये एंगल अगर हम ले लें और इधर रिजल्टेंट ले लें, ठीक है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आती है 120 डिग्री पे रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो रिजल्टेंट देखो 120 डिग्री पे कितनी है, तो 120 डिग्री पे देखो ये आएगा ए के बराबर। ठीक है, ये 120 डिग्री पे कितना आ रहा है ए के बराबर है, और 90 डिग्री पे कितना है, तो ये √2 ए के बराबर है, और 60 डिग्री पे कितना है √3 ए के बराबर है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज हमको पता है, तो इनका हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली यूज करने से होगा क्या कि क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो 120 डिग्री के केस में रिजल्टेंट कितना आता है ए के बराबर आता है, मतलब 10, और 90 डिग्री के केस में रिजल्टेंट कितना आता है √2 ए, तो ये हो जाएगा 10√2, और 60 डिग्री के केस में रिजल्टेंट कितना आता है, तो √3 ए के बराबर आता है, तो ये आ जाएगा 10√3। क्लियर, तो यही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। लुक द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इफ टू वेक्टर्स हैव देयर मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, ये बेसिकली फोर्स मैंने ले लिया है वेक्टर को, एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू 10 न्यूटन, मतलब जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके 10 न्यूटन के हैं। ठीक है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू 10 न्यूटन, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में एक चीज़ ध्यान देना कि रिजल्टेंट हमेशा परपेंडिकुलर हो सकता है किसके, छोटे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाल लेना तो आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में। और रिजल्टेंट बी परपेंडिकुलर ऑलवेज स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे, r² इक्वल टू होता है b² माइनस a², तो r² बराबर 20 का स्क्वायर बड़ा का स्क्वायर माइनस a² मतलब 10 का स्क्वायर, तो r² बराबर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो r² बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3, तो r बराबर कितना आ जाएगा 10√3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूटन में आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ गए होगे आई थिंक। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ टू वेक्टर हैव देयर मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और 30 न्यूटन, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट का फाइंड करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ए की वैल्यू कितना दिया है 10 न्यूटन, और बी की वैल्यू कितना दिया है 30 न्यूटन, तो आर मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए डिफरेंस बी। एक चीज़ यहाँ ध्यान दिला दूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से ध्यान दिलाता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ 2 डिफरेंस 3 तो ये भी 1 आएगा, अगर मैं 3 डिफरेंस 2 लेता हूँ तब भी 1 आएगा। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में छोटे को घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ से 10 और 30 का डिफरेंस लेंगे तो ये बेसिकली 20 आएगा, और आर मैक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम होता है, तो ये आ जाएगा 10 + 30 मतलब 40 न्यूटन। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज कितना हो गया, तो 20 से लेकर 40 तक इस रेंज में होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नाउ लुक द क्वेश्चन इज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इज डबल द अनदर,
ठीक है, एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो मान लेते हैं, लेट कर लो और क्या, लेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आर x एंड 2x। तो हमें पता है कि जो एंगल निकलता है अगर परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट केस में, तो ये होता है cos थीटा इक्वल टू माइनस स्मॉल अपान बिग, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है वो ऊपर रहेगा और बिग वाला बड़ा रहेगा। तो यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा, माइनस x अपान 2x। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 120 डिग्री या 2π/3। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वन वेक्टर फ्रॉम लेसर इफ वन वेक्टर मैग्नीट्यूड इज डबल टू अनदर। तो मैंने कहा था कि आपको एक ट्रायंगल याद रखना है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए बहुत हेल्प करता है। ये अगर अल्फ़ा है, ये रिजल्टेंट है, और ये होता है b sin थीटा, और ये कितना होता है a + b cos थीटा। ठीक है, तो tan अल्फ़ा निकाल लो। tan अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, v sin थीटा अपान a + b cos थीटा। ठीक है, सिंस आपको ये पता होगा कि रिजल्टेंट हमेशा, ये जो अल्फ़ा एंगल है ये बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ से ये अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो ये अगर ए वेक्टर है तो ये वेक्टर क्या होगा, बी होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स है तो बी कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x sin थीटा अपान x + 2x cos थीटा। तो tan अल्फ़ा कितना आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपान 1 + 2 cos थीटा। ठीक है, तो यह अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स sin थीटा अपान 1 + 2 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिजल्टेंट of two vector when one is negative, one is negative। ठीक है, नेगेटिव का मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन में कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो उस केस में क्या सिचुएशन डेवलप होगी और उसमें रिजल्टेंट कितना आएगा। तो ये हमारे पास वेक्टर कितना है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और पैरेललोग्राम से लॉ से जो है ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं b को निगेटिव ले लेता हूँ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इसको -b ले लेता हूँ, तो ये जो एंगल होगा ये बेसिकली ध्यान से देखो, ये इसका रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, इसको मैं r कह देता हूँ। एंड r की जो वैल्यू होगी बेसिकली वो कितनी होगी, तो r की वैल्यू हो जाएगी a + -b। ठीक है, क्योंकि b निगेटिव है, r बराबर कितना हो जाएगा, a - b। तो अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ r की,
तो ये हो जाएगा मॉड ए माइनस बी। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, मॉड ए माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट की, ठीक है, अगर मैं r की बात करूं तो r स्क्वायर कितना आएगा, r स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे निगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड पे निगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड वाला बनाऊँ फिगर, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लूँ तो बेसिकली फिगर क्या हो जाएगा, तो फिगर, अच्छा एक बात और, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड का अगर मैं बनाऊं तो बेसिकली कुछ ऐसा फिगर आएगा ना, ये ए है और ये बी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब लोगे ना तो मॉड ए बराबर ए आएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर बी, तो ये तो मॉड बी के ही बराबर होगा और ये बी के बराबर होगा, और ये फिगर हमारे पास आ जाएगा। तो ये फिगर, ये जो है रिजल्टेंट हो जाएगा, और ये एंगल कितना है 180 माइनस थीटा। इस वाले फिगर पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2ab और कॉस 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से जो है क्या आ जाएगा कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसमें एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस देख लेते हैं। ठीक है, स्पेशल केस, तो स्पेशल केस ये बन जाएगा कि अगर a इक्वल टू बी है और ये a के बराबर है, मान लिया मैंने, ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से 2a स्क्वायर कॉमन ले लेना, तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमें माइंड में रखना है। क्लियर? नाउ तो हम लोग जो है एक बार फिर से चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। तो वेक्टर एडिशन की बात हुई, ठीक है, वेक्टर एडिशन की बात हुई, जिसमें हमने क्या क्या सीखा है। पहला तो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सीखा है। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो ये क्या होता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करें सेम सेंस में, तो रिजल्टेंट जो है वो थर्ड साइड होता है अपोजिट सेंस में, a प्लस बी। ठीक है, अब देखो a और b का सेंस कैसा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और जो r का सेंस है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। और इस केस में भी रिजल्टेंट वही आता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर और प्लस 2 मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा हमने सीखा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। दूसरा हमने क्या सीखा, पैरेललोग्राम, ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ठीक है। तो इसमें हमने ये सीखा कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो कंजिक्यूटिव साइड्स को रिप्रेजेंट करे तो रिजल्टेंट जो है, जो पैरेललोग्राम बनता है उनका रिजल्टेंट होता है, मतलब आर बराबर ए प्लस बी के बराबर आता है। यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा होगा ए और बी के बीच, यहाँ पर ये वाला एंगल थीटा होगा। यहाँ से भी रिजल्टेंट का सेम फॉर्मूला डेवलप होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और दूसरी बात, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, ठीक है, डायरेक्शन की, तो मैंने कहा है एक फिगर याद रखना, ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये कितना आता है ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये आता है बी साइन थीटा। तो टैन अल्फ़ा कितना आ जाता है, टैन अल्फ़ा आ जाता है बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। ठीक है। आफ्टर दैट हमने सीखा कि अगर पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन क्या होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। तो इसमें हमने सीखा कि अगर a1 वेक्टर a2 वेक्टर डॉट 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 an-1 वेक्टर जो है पॉलीगन की जो है n-1 साइड्स को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, तो जो इनका रिजल्टेंट आता है, यहाँ पे ध्यान रखना सेम सेंस होना चाहिए, ठीक है, सेम सेंस में, ठीक है। तो nth साइड जो होती है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? रिजल्टेंट को अपोजिट सेंस में। किस सेंस में? अपोजिट सेंस में। मतलब ये है कि ये हमारे पास a1 है, ये a2 है, और ये जो है a3 है, और डॉट 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 फिर ये an-1 है, ठीक है, वेक्टर। तो इनका सेंस कहता है, तो इनका सेंस जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा an वेक्टर ये हो जाएगा r, ठीक है। r जो है ये रिप्रेजेंट करेगा अपोजिट सेंस में, इसका सेंस कैसा है? क्लॉकवाइज है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है कि मान लो कि ये जो है ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC या PQR मान लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल कौन सा है? PQR। और P के सामने के वेक्टर को, इसको मैं P मान लेता हूँ और A मान लेता हूँ, और Q के सामने वाले को B मान लेता हूँ, इसको R मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ, ABC मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने C मान लिया। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसमें जो है, इसमें क्या है, सभी वेक्टर का जो सेंस है वो सेम है। क्या है? सेम है। तो श्योर सी बात है कि A प्लस बी और प्लस C कितना आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा। इसको माइंड में रखना है। जैसे इसमें अगर R का सेंस भी सेम हो जाए तो बेसिकली सभी का सम कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब कहने का ये है कि मान लो ये A1 है और ये A2 है, ठीक, ये कितना है? A2 है और ये A3 है, ठीक है, ये सारे वेक्टर्स हैं। और नया वेक्टर है R, इसका भी सेंस सेम है, तो सभी का सम कितना आएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 और प्लस R, ये कितना आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी का सेंस मैं अपोजिट ले लूँ, ऐसे ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट का काम करने लगेगा। R बराबर कितना आ जाएगा? A1 प्लस A2 और प्लस A3 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है, इस चीज़ को जो मैंने नोट डलाया है ट्रायंगल के लिए, उसको ऐसे,
तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, देखो मान लो ये ट्रायंगल है और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। तो टेल मी माइनस सी किधर होगा, माइनस सी इधर होगा। तो इसका मतलब ए और बी का सेंस सेम है और माइनस सी का अपोजिट है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, रिजल्टेंट यही आना चाहिए। तो यहाँ से ए प्लस बी और प्लस सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग इस चीज़ को सोच सकते हैं। दूसरा नोट पॉइंट ये है कि इन वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड, पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग क्या है, अलाउड। इसका मीनिंग क्या है जरा समझ लेते हैं। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग का क्या मीनिंग होता है। मान लो ये पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, और यहाँ पे जो है पॉइंट ए पर एक वेक्टर है जिसका नाम मैंने रख दिया पी। तो मैं पैरेलली इसको पॉइंट बी पर शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फ्री वेक्टर है। इसको फिर मैं पैरेलली सी पर शिफ्ट कर सकता हूँ, या डायरेक्टली मैं पी को सी पर से शिफ्ट कर सकता हूँ, सी से बी पर शिफ्ट कर सकता हूँ। मतलब पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है। तभी जो है ध्यान से समझना कि पैरेललोग्राम में ये वेक्टर अगर मान लो बी है और ये ए है, तो बी को मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लगा सकता हूँ, सेम वेक्टर उतना ही आएगा, और ए को शिफ्ट करके मैं यहाँ चिपका सकता हूँ, ये भी पैरेलल शिफ्टिंग हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ इतनी बात। लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स डिटरमाइंड by two adjacent sides of a regular hexagon, then find vectors determined by the other sides taken in order। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है कि एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, रेगुलर का मतलब सारी साइड क्या है, बराबर है, और इनका ऑर्डर भी बराबर है, मतलब वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से लिया गया है, ये डायरेक्शन लिया गया है। ठीक है, ये मान लेते हैं ए वेक्टर है और ये वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको नाम दे दो ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो टेल मी वन थिंग कि ये जो ए डी डायगोनल है ये सेंटर से पास होगा। इस वेक्टर की अगर मैं बात करूं AD की, तो वेक्टर AD किसके बराबर होगा, तो B का डबल होगा। चूँकि ये पैरेलल होगा और डबल होता है ये वाला लेंथ में, तो AD क्या हो जाएगा, 2B के बराबर हो जाएगा। AD हमारा किसके बराबर आ गया, 2B के बराबर आ जाएगा। AD कितना आ जाएगा, AD जो है ये 2B के बराबर आएगा। ठीक है, 2 वेक्टर B। ओके, अब बात कर लेते हैं इस वाले वेक्टर की कि ये वाला किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखो कि अगर मैं इस वेक्टर की बात करूं AC की, ठीक है, तो AC क्या होगा, वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, तो AC की वैल्यू हो जाएगी A प्लस बी के बराबर। AC की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A प्लस बी के बराबर है। अब देखो ये वाला वेक्टर तो 2B है, ये वेक्टर कितना है, 2B के बराबर है, और ये वेक्टर किसके बराबर है, A प्लस बी के बराबर है। तो ये बताओ ये जो वेक्टर है CD ये कितना हो जाएगा। तो तुम्हें पता है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से AC वेक्टर और प्लस CD वेक्टर का सम किसके बराबर होना चाहिए, AD वेक्टर के सम के बराबर होना चाहिए। अपोजिट सेंस में है ना AD वेक्टर। तो AC हमारा कितना है, तो AC A प्लस बी है, और CD कितना है हमें कैलकुलेट करना है, और AD कितना है, तो ये 2 वेक्टर B के बराबर है। तो यहाँ से CD कितना आ जाएगा, तो CD वेक्टर आ जाएगा, B में से B कैंसिल हो जाएगा, तो B माइनस ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, B माइनस ए आ जाएगा। तो CD हमारा कितना आ गया, B माइनस ए के बराबर आ गया। अब DE वेक्टर कितना आएगा, तो DE के देखो एंटी पैरेलल है, तो
डी कितना हो जाएगा, तो डी जो है वो ए बी के एंटी पैरेलल है, तो माइनस ए बी के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा माइनस ए के बराबर। ठीक है, आफ्टर दैट अगर मैं ई एफ की बात करूं तो ई एफ किसके बराबर होगा, तो ई एफ जो है ये एंटी पैरेलल है बी सी के, तो ये माइनस बी के बराबर आ जाएगा, तो ई एफ भी आ गया। अब हमारे पास कौन सा बच्चा, एफ ए। ठीक है, तो एफ ए किसके बराबर होगा, तो एफ ए वेक्टर जो है, ये जो एफ ए वेक्टर है वो सी डी के एंटी पैरेलल है, तो माइनस सी डी के बराबर होगा, तो माइनस बी माइनस ए डाल दो, तो ये एफ ए कितना आ जाएगा, एफ ए वेक्टर आ जाएगा ए माइनस बी के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सारे साइड्स आ गए। अगर मैं ए बी की बात करूं, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, और फिर ई एफ, ठीक है, और फिर एफ ए, इसकी बात करूं तो ए बी का वेक्टर वैल्यू कितना है ए, और बी सी का कितना है, बी सी का वेक्टर वैल्यू कितना है, बी सी का वेक्टर वैल्यू है बी के बराबर। ठीक है, सी डी कितना है, तो ये है बी माइनस ए। ठीक है, और डी ई किसके बराबर है, तो ये माइनस ए के बराबर है। ठीक है, तो ये माइनस ए वेक्टर हो गया। ई एफ किसके बराबर है, तो ये माइनस बी के बराबर है, तो माइनस बी वेक्टर हो गया। और एफ ए किसके बराबर है, तो ये ए माइनस बी आया है, ये ए माइनस बी है। क्लियर हुआ, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज find the magnitude of resultant of A and B if magnitude of A is equal to 2 and magnitude of B is equal to 1 and angle between A and B is 60 degree। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो हाउ वी सॉल्व दिस, तो टेल मी वन थिंग कि यहाँ पे ये बताओ कि ए और बी का रिजल्टेंट हमको पता है कि ए की वैल्यू कितनी है 2 है और बी की वैल्यू कितनी है 1 है। नाउ अगर मैं रिजल्टेंट की बात करता हूँ और उनके बीच एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नाउ पुट द वैल्यू, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, तो ये 1/2 के बराबर होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 ना, 5 to 7, तो आर बराबर आ जाएगा √7। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या है ज़रा देख लो। अब सेकेंड पार्ट में जो है, सेकेंड पार्ट में इन्होंने ए का वैल्यू दिया है 2i + 3j + 2k। ठीक है, और बी का वैल्यू दिया है -5i + 2j और -k। तो ये बताओ, टेल मी वन थिंग। अच्छा, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो इसको, मॉड a + b भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी की वैल्यू तो √7 आई है। ठीक है, तो यहाँ से a + b कितना आ जाएगा, तो 2 - 5 कितना हो जाएगा -3i कैप, और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5j कैप, और 2 - 1 कितना हो जाएगा k कैप। ठीक है, तो मॉड a + b कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √(-3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 1 है, तो मॉड a + b कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 25 और 1, तो 26 and 4 35 आ जाएगा ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।